नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कुछ नाम हैं जो मैं एक एक करके लूंगा, आप उन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिएगा। कर्णदेव कंबोज, नरेश कौशिक, दीपक डागर, कविता जैन, शशि रंजन परमार, लतिका शर्मा। ये चेहरे हरियाणा बीजेपी की मौजूदा हालत का बयान कर रहे हैं। नाराजगी टिकट न मिलने की है, जो अलग अलग तरह से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज तो इतने नाराज कि मनाने के लिए आए मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना भी गवारा न समझा। टिकट न मिलने के बाद कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और हो सकता है कि दूसरी सूची में उनका नाम आ जाए। बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक, उनकी तस्वीर भी देख लेते हैं। वो मंच पर रो पड़े क्योंकि उनका टिकट काटकर उनके भाई को दे दिया गया। एक लड़की मेरे भाई की थी और इस मेरे को शादी में सामने बिठा दिया। तीसरा नाम आ रहा है दीपक डागर का। उनकी तस्वीर भी देख लेते हैं। पिथला से टिकट मांग रहे थे, वहां से टिकट कटा तो वो भी कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रो दिए। कुछ ऐसी ही तस्वीर सोनीपत में भी दिखाई दी, वहाँ की तस्वीर भी देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो रो रही हैं क्योंकि इनका टिकट काट दिया गया। और जब उनका ये दृश्य सामने आया तो इसके बाद सोनीपत में बीजेपी से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। दो नाम और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। शशि रंजन परमार, ये तोशाम से टिकट चाहते थे, वहाँ से इन्हें टिकट नहीं मिला, तो इनकी भी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, बल्कि फूट फूट कर रो रहे हैं। और एक तस्वीर और भी है जो लतिका शर्मा की है। ये कालका से टिकट चाहती थी, यहां से इन्हें टिकट नहीं मिला, तो ये भी अपने आंसू नहीं रोक सके। तो बीजेपी की पहली सूची आने के बाद से ही इसी तरह का माहौल हरियाणा में सबतूर दिखाई दे रहा है बीजेपी के भीतर। शायद ये भी एक कारण हो जिसके चलते कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसकी पहली सूची का बड़ी बेताबी के साथ इंतजार किया जा रहा है। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी अब से कुछ देर पहले हुई और आपको बता दें कि कांग्रेस में भी टिकट के लिए लंबी कतार लगी है। हरियाणा के लिए कांग्रेस की पहली सूची आज जारी होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन नामों पर कोई विवाद नहीं है उन नामों को पहली सूची में डाला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट का टिकट तो फाइनल हो गया है, लेकिन बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने पर अभी संदेह है। आज की बैठक में कुल मिलाकर 71 सीटें फाइनल की गई हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन आज की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल छोटे से राज्य हरियाणा में बड़े पैमाने पर राजनीति चल रही है और पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे। वहां पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि विनेश और बजरंग दोनों ही रेलवे, उत्तरी रेलवे के कर्मचारी थे। आज सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस बीच रेलवे सूत्रों से जानकारी मिल रही कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।
इस्तीफा मंजूर हुए बिना ही पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये सारी खबरें हमने आपको हरियाणा की दिखाई है। और जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी के भीतर भी जैसा हमने देखा है शुरुआत में कि काफ़ी दिक्कतें आई हैं और एक ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, इस्तीफ़ा दिया है और कई मंत्री भी थे, विधायक भी इनमें शामिल है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। एक ऐसे ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौटाला साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। क्या कारण है कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? 4.5 साल तक आप मंत्री रहे, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या कोई वादा किया था बीजेपी ने आपसे कि आपको टिकट मिलेगा और जो वादा पूरा नहीं किया गया? पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के गया था हरियाणा विधानसभा में। जितनी पार्टी मेरे सामने थी, कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, सबकी जमातें जब्त, मैं 20,000 से जीत के गया था और हंग असेंबली थी। सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया। उसके बाद तो फिर जेजेपी भी आ गई और आ गई। हम 7 इंडिपेंडेंट थे, सबसे पहले हम 7 लगे। मुझे उन्होंने कैबिनेट में रखा, मैं 5 साल कैबिनेट में रहा। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड हूँ पावर डिपार्टमेंट में। मेरा लाइन लॉस 9.5 है और जो गुजरात के बाद पूरे देश में हम नंबर 2 है। नंबर 2, पावर में बहुत इंप्रूवमेंट करा। अब सब कुछ अच्छा रहा, मेरा बहुत बढ़िया रहा। सब लोगों से ऊपर लीडरशिप तक आना जाना सब बढ़िया था, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। मुझे इज्जत भी मिली। पिछले जब लोकसभा का चुनाव आया, मुझे आधे घंटे पहले ये कहा गया, मनोहर लाल जी ने फोन करा कि रणजीत सिंह जी, हमारे सर्वे में आप सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट आते हैं, आधे घंटे बाद हम आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। पटका मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लोकसभा चुनाव लड़ा। मुझे 5,30,000 वोट आए, मेरे 5,09,000। मेरे सामने हमारी फैमिली के नैना चौटाला और सुनैना चौटाला, दोनों हमारी पोते बेटों की बहुएं थी, वो चुनाव लड़ ली। जब वो चुनाव लड़ी तो परिवार के एक मैसेज किया, मैं केवल 30,000 वोट मुझे मिलते, मैं जीत रहा था चुनाव। उन्हें 22,000 वोट आए। अब जब मेरा टिकट कटा तो मैंने खाली इतना ही प्रोटेस्ट करा कि 3 महीने पहले मैं पार्टी में नहीं था, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे ये कहा कि आप सबसे फॉर्मेडेबल कैंडिडेट, तो अब मेरी डिस्क्वालिफिकेशन बता दें कि मेरा टिकट क्यों काट रहे हैं। इसका उन पे कोई जवाब नहीं था। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं चो देवलाल फैमिली से, मैं उनका बेटा हूँ। आज भी हम इंडिपेंडेंट 4 आदमी, मैं, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला, चो देवलाल के बेटे, बहुएं और पोते हैं। मतलब दूसरी फैमिली ने केवल चो देवलाल फैमिली। हम विधानसभा में चारों इंडिपेंडेंट जीत के गए थे। लेकिन एक बात जो चौटाला जी भी देखने में आ रही है, बीजेपी में हमने शुरुआत में भी कार्यक्रम में दिखाया कि कई जगह फूट फूट करके लोग रो रहे हैं जो कि टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला। बड़े पैमाने पर यह बगावत बीजेपी में देखने में आ रही है। आपके हिसाब से इसका क्या असर होगा? हरियाणा में आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, उनके अपने अपने रीजन हो सकता है। मैं क्योंकि उस पार्टी के साथ 4.5 पौने 5 साल रहा हूँ, समझो 5 ही साल, समझो 1 महीना, अभी मैंने कल ही रिजाइन करा है। बहुत अच्छे संबंध रहे। मैं अब जिस पार्टी को छोड़ के आ गया, जिसने मुझे रखा, मैं अब उनकी बुराई नहीं करूंगा। मेरे अपने पर्सनल रीजन थे। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, 87 से मेंबर हूँ और मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मैं चुनाव लड़ना था, उन्होंने टिकट नहीं दी, मैंने क्षमा मांग के जब मैं टिकट नहीं दे रहे तो मुझे मोरली उनका मिनिस्ट्री नहीं रखनी चाहिए थी, मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था अगर टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चौटाला साहब, ऐसा तो नहीं कि आपको बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी, आपको लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया, आपने खुद इसका जिक्र किया। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, कहा जा रहा है कि आपको डबवाली से पार्टी टिकट दे रही थी, तो फिर आपने वहां से क्यों नहीं लिया? जी, मैंने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा, मैं रानिया से ही लड़ूं। जी, उधर कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। वहाँ कांग्रेस की सूची में भी अभी देरी हो रही है। अभी आज दूसरा दिन है नामांकन का, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी नाम सामने नहीं आया है। क्या जिस तरह की परेशानी बीजेपी में, आपको लगता है इसी तरह की परेशानी वहां पर भी है? देखिए, दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी बना के रखती है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। अब ये दोनों पार्टी से मैं तो अलग बैठा हूँ, इंडिपेंडेंट में, मुझे पता नहीं अंदर उनकी क्या जानकारी है, क्या डिस्कशन हो रही है। पर ये बात आपकी ठीक है कि निश्चित तौर पे एक दूसरे को जरूर वॉच कर रहे होंगे। एक दूसरे को वॉच कर रहे होंगे। वैसे आप चौटाला जी बहुत अनुभवी नेता हैं, हरियाणा की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से, क्योंकि दावे तो जीत के सभी कर रहे हैं अपने अपने, लेकिन आपके हिसाब से चुनाव परिणाम क्या होगा? देखिए, कल से जो डेवलपमेंट हुई है
मैं हूं, एक सावित्री जिंदल है, दोनों अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं, ये वो भी मान रहे थे। अब ऐसे मेरा अपना अंदाजा है कि हंग असेंबली है, ऐसे कैंडिडेट इंडिपेंडेंस अदर्स में ये समझता हूं कि 15 से ज्यादा आएंगे और ये दोनों पार्टी 35-35 से नीचे रह जाएंगी, ऊपर नहीं क्रॉस करेंगी। आपने बताया कि आपने बीजेपी का बड़ा साथ दिया, सबसे पहले आप समर्थन देने वालों में से थे, जेजेपी तो बाद में आई। क्या आपको लगता है कि जो आपका मामला है ये अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था, इसमें और भी बेहतर तरीके से आपसे बातचीत हो सकती थी बीजेपी की ओर से? देखिए, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ अनुभव रहा है, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, इस करके मैं चुप हूं। मैं कभी कांग्रेस को भी नहीं क्रिटिसाइज करता, ना इसको पॉलिटिकली। आप कहाँ हैं, आप अपनी बात कहिए, किसी को बुरा कहने की मुझे आदत नहीं है। वो अपनी पार्टी है, चला है, लोग उनको दे भी रहे हैं, मैंडेट मिलता है। मैं अब वो पार्टी अपना सोच के करेंगे, उन्होंने मुझे क्यों समझा ये उनका फैसला था, मैंने उन्हें सुन लिया। मैंने भी अपना मैसेज दे दिया कि जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इतने दिन आपसे अच्छे समझ रहे, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैंने चुनाव लड़ना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, आपने भविष्यवाणी की है कि हंग असेंबली होगी हरियाणा में, यानी एक बार फिर से वही स्थिति बनेगी जो 2019 में थी, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। तो अगर आप जीत करके आते हैं बतौर निर्दलीय, आप किसको समर्थन देंगे? दोनों पार्टी जानती हैं, मैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कम से कम, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, 15-20 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जब मैं 5,000-7,000 वोट ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरा अपना वहाँ असर है, इस बात को कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी। मैं गलत कभी भी कोई बात नहीं कहूँगा, अब तक जो आपसे कही है बहुत स्पष्ट बात है। ठीक है, शुक्रिया आपका चौटाला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि क्या कारण है जिसके चलते आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। बात चली थी कि कांग्रेस में आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज जो कांग्रेस की बैठक हुई है इसमें किसी भी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इस गठबंधन को लेकर एक बयान दिया है, आइए सुन लेते हैं। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। तो बहुत ही रोचक राजनीति हो रही है हरियाणा की, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। विजय गुप्ता जी हैं जो कि संपादक है अमर उजाला, और साथ ही राकेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राकेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, ये जो बात हो रही थी बीजेपी के भीतर में तस्वीर दिखाई एक के बाद एक, कई नेता फूट फूट करके रो रहे हैं, कई बगावत करने की बात कह रहे हैं, कई कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। इसका क्या असर आप ज़मीन पर पड़ते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया बहुत सोच समझ करके किया है? या मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ जी, आपसे ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कविता जैन, आप जानते हैं कि वे पहले मंत्री रह चुकी हैं और 2 दफे की विधायक हैं। कांग्रेस जब थी 9 से 14 में तब वे थी, तब उस समय जब भाजपा कम संख्या में थी तब वे विधायक बनकर आई, और इन 5 सालों के दौरान उन्होंने काम किया। उनको पूरी उम्मीद थी। मेरी उनसे, उनके पति से बात हुई, राजीव जैन जो स्वयं नेता हैं, उन्होंने यही कहा था कि लिस्ट में उनका नाम था और उन्हें ऐसी जानकारी दी गई थी, लेकिन नाम कैसे कटा, उन्हें इस बात का ज्यादा दुख है। उन्हें इस बात का भी दुख है कि निखिल मदान जो मेयर थे कांग्रेस से, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए और उन्हें टिकट दे दी गई। एक मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं जो हम यहाँ पर जिक्र करना भूल गए। भवानी खेड़ा से विधायक हैं, नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री हैं विशंबर सिंह, उनका भी टिकट कटा है। वे भी कल अपने समर्थकों के बीच गए, वहां पर उनका भी मन भर आया, वे भी रोए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी जगह कपूर वाल्मीकि को टिकट मिली है, वो जजपा, जननायक जनता पार्टी से हाल ही में उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, शामिल भाजपा में नहीं हुए, लेकिन उन्हें टिकट दी गई। और उनका जो यही था कि अगर टिकट देनी थी, उनकी काटनी भी थी, तो भाजपा के किसी पुराना कार्यकर्ता को मिलती। यही हाल लतिका शर्मा का कालका में है। हाल जो रादौर से जो चौहान थे टिकट के पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज, उनका भी यही हाल है। आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से करणदेव काम्बोज में नाराजगी है। और कमोबेश जहां पर भी जिन लोगों की टिकट गई है, और मैं इसमें एक और जानकारी जोड़ता हूं कि करनाल से मेयर थी रेणुबाला गुप्ता,
उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके जो राजनीतिक नजदीकियां काफी थी और उनके आशीर्वाद से वे कहती थी कि मेयर बनी है। उन्होंने भी आज अपना रोष प्रकट किया है कि उन्हें क्यों नहीं दिया गया टिकट और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसका करनाल में आधार नहीं है। ठीक उन्होंने है। कहा कि जी राकेश जी, सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा आपके हिसाब से? जो टिकट में नाराजगी है तो हमने बताई, और जो असर दिख रहा है वो देखिए, यानी जो उनकी हाँ, रिएक्शन है वो भी दिख रही है, लेकिन असर क्या होगा हाँ, आपके हिसाब से इसका? इसका असर जो रहने वाला है, अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं रुकता है, असर तो पड़ेगा। क्योंकि सब खुले रूप से अब ये बात करने लगे हैं कि वे जो कैंडिडेट्स हैं उनको समर्थन नहीं देंगे। हालांकि पार्टी से बंधे होने के नाते वे कहते हैं पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो उनका रुख है भीतराघात करने होगा, जबरदस्त रूप से होगा और कैंडिडेट्स को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक इसमें क्योंकि हर तरह से यही बात आ रही है, चाहे हम कंबोज की बात करें, विशंबर वाल्मीकि की करें, कविता जैन की करें या फिर लतिका की करें, तो ये इन सब का जो है। और इसमें एक और जो जानकारी वो ये है कि लगभग 200 से ज्यादा जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं और लगातार इस्तीफे दिए हैं। इसका नुकसान होगा क्योंकि भाजपा में अनुशासन पहले माना जाता था, इस दफा जो है ये बड़ी स्थिति उभर कर आई। इस तरह के जो रोष जो निकल आया वो काफी गंभीर है और इसका असर व्यापक असर होगा बिल्कुल नतीजों पर। जी राकेश जी, एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ भी है। क्या जो बीजेपी में बगावत देखने को आ रही है, नाराजगी देखने को आ रही है, क्या इसके चलते कांग्रेस भी थोड़ी परेशान है, असमंजस में? यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है। कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि शायद ऐसा ही हमारे साथ भी ना हो जो बीजेपी में हो रहा हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ से भाजपा से भी बुरी होगी क्योंकि भाजपा को डिसिप्लिन पार्टी माना जाता था। अगर वहां ये विस्फोट हुआ है तो कांग्रेस में तो नाराजगियां आप जानते हैं कि होती रहती थी और मुखर रूप से होती हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा होंगी क्योंकि हर सीट पर 90 सीट हैं, 25 से 30 कार्य जो आवेदन आए हैं टिकट के लिए। और आप ये देख लीजिए कि 90 लोगों को ही सीट मिलनी है। उसमें से आम आदमी पार्टी का हालांकि अभी कोई संकेत नहीं है, इसीलिए कांग्रेसियों में विरोध भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं। लेकिन यदि किसी भी सूरत में समझौता होता है तो उन सीटों पर भी व्यापक रूप से विरोध दिखेगा और इसका जिन लोगों की टिकट कटेगी कांग्रेस में, इसका जो विस्फोट है विरोध का वो ज्यादा होगा। राकेश जी, आपने कहा कि जहां जो सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी को वहां विरोध हो सकता है। क्या लगता है आपको, ये भी एक कारण है जिसके चलते ये गठबंधन अभी तक नहीं हो पाया, या इसके बारे में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, या कोई? माफ़ कीजिएगा, मेरे साथ विजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, संपादक अमर उजाला के। विजय जी, बीच में आपसे संपर्क टूट गया था। यही सवाल आपसे भी, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बातचीत चल रही थी, किसी सिरे नहीं चढ़ पाई। आपको लगता है कि ये भी एक दिक्कत होगी सीटों की पहचान और सीटों की संख्या को लेकर? जी, निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था जो अभी पिछले 2-3 दिन से कि जो लिस्ट इनकी डिले हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि ये भी माना जा रहा था कि सपा के साथ भी जो है वो 1-2 सीट्स को लेके बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं, वो बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं कि हम जो है वो सक्षम हैं, हम यहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। राहुल गांधी का ये मानना था और उन्होंने ये संभावनाएं शायद टटोलने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के जो नेता हैं उनका ये दृढ़ उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो है वो अपने तौर पर ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। बल्कि ये माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि लगभग 55 सीटें तो जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि हम आराम से मतलब उस पे जो है वो अच्छी फाइट दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सीट शेयरिंग को लेके कोई बात जो है वो सिरे नहीं चढ़ पा रही होगी। बात यह है कि पहले तो अपने नेताओं को मनाना कि हम गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो स्थिति अभी है उसमें उनको जरूरत नहीं है गठबंधन की। हाँ, लेकिन दूसरे राज्यों में एक बृहद परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए कि जो स्थिति है कि गठबंधन में इंडी गठबंधन जिस तरीके से बाकी राज्यों में जो समीकरण बन रहे हैं, उसको देखते हुए हो सकता है कि राहुल गांधी ने ये सब जो है वो कहा हो। लेकिन 5 सीटें ये कह रहे थे कि दी जा सकती हैं।
आम आदमी पार्टी को, लेकिन 7 या 8 सीटें या 9 सीटों तक जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से पहले मांगी गई। वो इसलिए कि जैसे लोकसभा चुनावों में जो है वो 1 सीट दी गई थी, तो एक लोकसभा क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उसी आधार पर शायद वो 8 या 9 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जो कि कांग्रेस जो है वो शायद नहीं देने की स्थिति में है। क्योंकि संक्षेप में जी विजय जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, ये जो आज विनेश फोगाट का फैसला हुआ है, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट दोनों कांग्रेस में शामिल हुए, संभावना है कि विनेश को तो टिकट भी मिल जाए, तो ये कितना असर डालेगा? क्योंकि ये हमने देखा था कि चुनाव से पहले की जब बात हुई थी, आंदोलन जब किया था, सड़कों पर उतरे थे, तो काफी बड़ा मुद्दा हरियाणा में बना था। निश्चित तौर पे इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये असर डलेगा, क्योंकि पहलवानों का जो मुद्दा है वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है वो जाट फैक्टर जो है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो कांग्रेस को लाभ पहुंचाएंगे और इसका असर पड़ेगा जी। और विनेश के साथ जैसे बजरंग भी हैं, वो तो पूरे आंदोलन में जुड़े रहे, उनका कोई मतलब उनका तो कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, उन्होंने साथ दिया, और अगर वो अब प्रचार के लिए पूरे हरियाणा में उनको कांग्रेस ले जाएगी, तो एक सेंटिमेंटल जो फैक्टर है, सेंटिमेंट्स जो है वो लोगों के जुड़े हुए हैं जी। क्योंकि उस समय ये नहीं था कि वो सिर्फ पहलवान हैं, बल्कि ये यहाँ के लोगों में रहा कि वो हमारी बेटियां हैं और उनके साथ ये हुआ है जी। तो इसका निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि हरियाणा की राजनीति किस तरह से किस ओर जा रही है। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, बताएंगे ब्रेक के बाद कि राज्यसभा को लेकर एनडीए की क्या है रणनीति। राज्यों की जंग में अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की जंग की। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार आज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि 1 महीने में बीजेडी छोड़ने वाले वे राज्यसभा के दूसरे सांसद हैं। इससे पहले ममता मोहंता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और अब वे उपचुनाव में बीजेपी से उड़ीसा से चुनकर आ चुकी हैं। इस पूरी रणनीति को राज्यसभा में बहुमत मजबूत करने की एनडीए की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा के उपचुनाव में राज्य में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी को सीट मिलती है, उसी को जीत मिलती है। यानी सुजीत कुमार की जो अब राज्यसभा की सीट खाली हुई है, इस पर जब उपचुनाव होगा तो ये सीट भी अब बीजेपी के खाते में जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देकर टीडीपी में शामिल हो गए थे और ये दोनों सीटें भी अब टीडीपी यानी एनडीए के खाते में जाएगी। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।